नमस्कार आप सभी का। हम अपने YouTube चैनल स्टडी वे में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपके कमेंट हम देख पा रहे थे, लगातार कमेंट कर रहे हो इंडिया ज्योग्राफी की क्लासें, इंडिया ज्योग्राफी की क्लासें। तो देखो, राजस्थान ज्योग्राफी हमारा इरादा था पहले राजस्थान ज्योग्राफी को करवाया जाए, उसके बाद में इंडिया ज्योग्राफी की क्लास करवाई जाए, पर बीच में आप सभी की जो डिमांड है उनको ध्यान में रखते हुए अपने भारत के सामान्य परिचय, भारतीय ज्योग्राफी से भारत के सामान्य परिचय से प्रारंभ करूंगा। जो बच्चे तैयारी करने के लिए बैठते हैं, जैसे कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी एसएससी की छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर जो रीट के एग्ज़ाम की है, अगर इन दोनों एग्जामों को मैं समावेश करके चलूँ तो एसएससी वाले तो सभी टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा उन्हें। तो भारतीय ज्योग्राफी से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो उन्हें स्पेशल दिया गया हो उनके सिलेबस के अंदर, सीधा लिखा गया है भारत का भूगोल। और जहाँ तक रही रीट के सिलेबस की बात, तो रीट के अंदर कुछ एक टॉपिक दिए गए हैं जो निश्चित है। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस कर देता हूँ भी हमारे ज्योग्राफी के अंदर, भारत की ज्योग्राफी में होता क्या क्या है, कौन से विषय पढ़ने को आए मिलेंगे हमें। तो देखिए, अगर सिलेबस की बात करें हम, तो सबसे पहले हम किसी भी भाग की बात करें, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो विश्व का हो, चाहे वो हमारे भारत का हो, हम उसकी स्थिति व परिचय के बारे में पढ़ते हैं। यानी सामान्य परिचय के अंदर स्थिति व विस्तार देखा जाता है सबसे पहले, और हमारा पॉइंट लिखा होता है भारत का सामान्य परिचय। अगर यही राजस्थान में पढ़ोगे तो राजस्थान का सामान्य परिचय। और एक बात का ध्यान रखो, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, चाहे कितना भी छोटा एग्जाम हो, चाहे अपने को एग्जामिनर सिलेबस के अंदर ये चीज़ लिख के दे कि हमारे सामान्य परिचय का सर उसने लिख के नहीं दिया हुआ। रीट के बच्चे कहते हैं कुछ का सर सामान्य परिचय का पॉइंट हम पढ़े या न पढ़े राजस्थान वाला। बिल्कुल पढ़िए भाई, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि जब तक आप राजस्थान की सिंपल चीज़ों के बारे में नहीं जान रहे हो तो फिर आप कैसे बता दोगे कि राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के अंदर क्या है, राजस्थान के अंदर कौन सी नदियाँ कौन से जिलों से होकर गुजरेगी। जब आज तक आपको जिलों का पता ही नहीं होगा, राजस्थान में कौन सा जिला है कहाँ पर, तो आप उस नदी को रट्टा भले ही मारते रहना। किसी भी झील के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, उसे आपका विस्तार का पता नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ उस झील का विस्तार अजमेर, नागौर और जयपुर में है। अगर आप बोले तो अजमेर यहाँ पे है, नागौर यहाँ पे और जयपुर यहाँ पे, फिर विस्तार कैसे कर दोगे उसका? तो इसलिए सामान्य परिचय कुछ भी हो, जैसे कि कल मैंने प्रतीक चिन्ह का पॉइंट पढ़ाया, बच्चे कह रहे हैं गुरुजी इसमें तो हमारे नहीं है प्रतीक चिन्ह। अरे कैसे नहीं है? आप पुराना एग्जाम उठा के देखिए रीट के अंदर। कल ही जैसे कि एक एग्जाम मेरे पास पहुंचा था, उसमें ही पूछा गया था खेजड़ी। अब खेजड़ी प्रतीक चिन्ह नहीं है क्या? राज्य वृक्ष खेजड़ी नहीं है, वो प्रतीक चिन्ह भी आप चाहे उसको इतिहास में पढ़ लो। अब की बार तो वन्य जीव का पॉइंट इंक्लूड कर दिया गया, अब की बार तो आपके वन्य जीव का पॉइंट लगा दिया गया, तो आप उसको नहीं छोड़ पाओगे। वो तो पूरा पॉइंट पढ़िए। सामान्य परिचय किसी का भी हो, चाहे वो लिख के दिया हो या नहीं लिख के दिया हो, इसे हमेशा पढ़ना चाहिए, ताकि पहले स्थिति तो जानो है कहाँ हम, विश्व के किस कोने में है, कैसी हमारी जलवायु है, किस प्रकार से बनती है। अब देखो, दूसरा पॉइंट जो है वो है भारत के भौतिक भाग, भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश का जो पॉइंट रहता है फिजिकल डिवाइडेशन ऑफ इंडिया, तो ये भी हमारे सिलेबस के अंदर लिया गया है। इसके बाद में भारत की जलवायु, भारत की जलवायु ये भी रीट के अंदर शामिल है। एक बार मैं रीट के पॉइंटों की बात कर देता हूं। जो बच गया सामान्य परिचय वो तो सभी सिलेबस में लगता है, भारत की जलवायु है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के उद्योग, ये पॉइंट रखा गया है, भारत के उद्योग भी शामिल किए गए हैं। अब भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान से भी सारे पॉइंट उठाए गए हैं और यही इंडिया से उठाए गए हैं सेम। भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य का पॉइंट लगाया गया है। इसी प्रकार से आपके भारत की मृदा, ये राजस्थान के अंदर भी लगाया गया है और इंडिया ज्योग्राफी से भी लिया गया है, भारतीय मृदा। इसके अलावा अगर हम कहें तो भारत की वनस्पति, भारतीय वनस्पति और राजस्थान की वनस्पति दोनों की दोनों है रीट के अंदर, राजस्थान की ज्योग्राफी से भी है और इंडिया की ज्योग्राफी से है। इसी प्रकार से हम और सिलेबस बढ़ाएं तो भारत के खनिज, ये राजस्थान के अंदर भी है, राजस्थान के अलग से हैं और भारत के अलग से हैं, रीट में शामिल किए गए। हमारे परिवहन का पॉइंट है, दोनों से उठाया गया है परिवहन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो मुख्य जनसंख्या, ये इंडिया की ज्योग्राफी से आपके मुख्य पॉइंट। एक और रह गया इसमें, आपके ध्यान रखिए, नदी नहीं है पर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये जो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं,
ये रीट के अंदर शामिल किए गए हैं, रीट की ज्योग्राफी के अंदर भारतीय ज्योग्राफी से लिए गए हैं। अब इसमें देखो अधिकतर भारतीय ज्योग्राफी आ गई है, क्योंकि भौतिक प्रदेश है, जलवायु है, उद्योग है, वन्य जीव है, सोइल यानी मृदा का पॉइंट शामिल किया गया है, वनस्पति को लिया गया है, खनिज, परिवहन, जनसंख्या और नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। अब इसके बाद में बचा क्या है इंडिया ज्योग्राफी से? अब देखिए बचता क्या है जो रीट में शामिल नहीं है, वो क्या है? एक तो नदियों का पॉइंट बच गया, नदियों को रीट में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा झीलों का जो पॉइंट है यानी जल संरक्षण से, ये राजस्थान से तो लिया गया है, परंतु भारतीय नदियां और भारतीय झीलों को शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार से हम इसमें थोड़ा सा और देखें तो एक यहाँ पर ऊर्जा का जो पॉइंट है, ऊर्जा एनर्जी, इसे राजस्थान की ज्योग्राफी में तो ये लिया गया है, परंतु भारत की ज्योग्राफी में रीट के सिलेबस के अंदर नहीं लिया गया है। तो ये जो हमारे पॉइंट है, इसके अलावा एक चीजें होती है जो एसएससी के बच्चे या दिल्ली पुलिस की जो बच्चे तैयारी करते हैं या इंडिया लेवल के ऊपर और अनदर कोई एग्जाम की तैयारी होती है जहां पर भारतीय ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, तो वहां पे होता है भारत एक संदर्भ, यानी भारत का एक महत्वपूर्ण तथ्य। जितने भी भारत के अंदर कोई जैसे संस्था बनी हुई है, किसी का मुख्यालय बना हुआ है, सॉरी एक पॉइंट और ऐड करते हैं भाई, देखिएगा इंडिया एग्रीकल्चर लिया गया है रीट में, भारत की कृषि, ये अगर हम बात करें राजस्थान की भी कृषि ली गई है और भारत की भी कृषि ली गई है, ये दोनों के अंदर है। तो ये जो मैंने इधर वाले सारे पॉइंट लिखे हैं ना, स्थिति, भौतिक प्रदेश, जलवायु, उद्योग, वन्य जीव, मृदा, वनस्पति, एग्रीकल्चर, खनिज, परिवहन, जनसंख्या और नदी घाटी परियोजना, ये जो मैंने रेड कलर से किया है ये सारे के सारे रीट के अंदर शामिल है। रीट में क्या नहीं है? तो नदियां नहीं है, झीलें नहीं है, ऊर्जा का पॉइंट नहीं है और भारत के महत्वपूर्ण तथ्य नहीं लिए गए हैं। अब भारत के महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर क्या चीजें आ गई, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कोई मुख्यालय है खास करके, या कुछ और चीजें जैसे बड़ा छोटा आप पढ़ते हो लूसेंट की बुकों से, तो वो इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हमारी चलेगी। हम जैसे कि राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट की थी तब आपने देखा था, हम सामान्य परिचय से प्रारंभ करेंगे जीरो लेवल से लेकर। तो हमारा आज का जो पहला पॉइंट भारतीय ज्योग्राफी से जो रहेगा वो क्या रहेगा? भारत का विस्तार व स्थिति। तो हम इसे ही प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए ये आपके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा जो बच्चे देख रहे हैं, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। एक एक पॉइंट को हम इसमें पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी में आप देख चुके हो कभी पढ़ाने का जो तरीका है और मैटर कैसा रहता है, और उसी प्रकार से हम इंडिया वाले में रखेंगे। आज का जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आपको अब कमेंट में ये पूछने की जरूरत नहीं है गुरुजी ये हमारे एग्जाम में लगेगा या नहीं लगेगा। चाहे आप कितना भी बड़ा एग्जाम दे रहे हो, चाहे RS तक की बात कर लो, जो सबसे बड़ा राजस्थान में माना जाता है एग्जाम, उस तक चले जाओ या सबसे छोटे एग्जाम की तरफ चले जाओ। वैसे तो आजकल कोई एग्जाम छोटा रहा नहीं है, एग्जामिनर का पता नहीं है कहाँ से कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। कहीं पर भी हो हमें लोकेशन व विस्तार ये हमें पता होना चाहिए। स्थिति व विस्तार, भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के भूगोल के अंदर भारत की विश्व में स्थिति कहाँ है, तो देखो इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। स्थिति व विस्तार में हमें पढ़ना क्या क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो एक तो सबसे पहले जैसे मैंने राजस्थान में भी बताया था, विश्व में हम कहाँ स्थित है, विश्व में हमारी क्या स्थिति बनती है। दूसरा पॉइंट, फिर भारत की खुद का अक्षांशीय विस्तार क्या बनेगा, भारत का खुद का अक्षांशीय विस्तार क्या है, और इसी प्रकार से भारत का खुद का देशांतरीय विस्तार क्या है, ये हमें जानना है इसी सामान्य परिचय के अंदर। तीसरा, इसी में हम पॉइंट लेंगे क्षेत्रफल को, भारतीय क्षेत्रफल को लेकर बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। इसी प्रकार से भारत की सीमाएं, बॉर्डर को लेकर जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सीमाओं का अध्ययन करेंगे। सीमाओं से जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं हमारे, चाहे वो किसी भी देश के साथ चल रहे हों, उन विवादों की हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कांस्टेबल पुलिस के अंदर प्रश्न भी पूछा गया था, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के मध्य विवादित रहा है। तो वो जो विवाद चल रहे हैं, या मैं कहूँ सियाचिन ग्लेशियर किन 2 देशों के मध्य है, पेंगोंग झील विवाद जो वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो किन 2 देशों के मध्य है, नेफ्ती वीजा विवाद किन 2 देशों के मध्य है, सर्करिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है। ऐसे जो विवाद है हमारे भारत के अन्य देशों के साथ जो सीमाओं को लेकर बने हुए हैं, तनाव की स्थिति पैदा करते हैं, वो सारे विवाद हम भारतीय इसी सामान्य परिचय के अंदर जानने की कोशिश करेंगे।
तो हमारे पॉइंट अलग अलग रहेंगे, बड़े ही छोटे छोटे पॉइंटों को लेकर हम चलेंगे। इसी के अंदर हम एक और भी कर सकते हैं, कभी हम भारत के नामकरण के बारे में जान लेंगे। भारत का नामकरण, जैसे कि राजस्थान का नामकरण देखा था, वैसे ही भारतीय नामकरण के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी पॉइंट के अंदर। तो सबसे पहले हमें यह देखना है भारत विश्व में कहाँ स्थित है। तो अगर किसी बच्चे ने राजस्थान के सामान्य परिचय की अगर मेरी क्लास देखी है तो उसे ये प्रश्न देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि भी मैंने उसी क्लास में बताया था भारत विश्व में कहाँ स्थित है। बड़े शानदार तरीके से मैंने आपको यहाँ पर टाइम दिया था। मैंने कहा था हम जब भी विश्व के अंदर देखते हैं, जैसे कि ये हमारा गोलार्ध है विश्व के अंदर, या विश्व का ग्लोब है, इस ग्लोब में आपको देखने को मिलेगा कि इस ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची गई जिसे हम किस नाम से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अरे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसी रेखा को मैंने कहा था, इसी रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा। इसी रेखा की अगर हम बात करें तो इसी को कहते हैं विषुवत वर्त, विषुवत रेखा। इसी को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। पहले तो इसके नाम पता होने चाहिए आपको। एचएम के एग्जाम में, मैंने राजस्थान वाले में भी बताया था, एचएम के एग्जाम में पूछा भी गया था विश्व का सबसे बड़ा वर्त बनाने वाली रेखा कौन सी है, तो वो हमारी यही है, विषुवत रेखा। देखिए विश्व के बीचों बीच भूमध्य यानी भूमि के मध्य में, भूमि के मध्य में जो रेखा खींची गई है, और ध्यान रखना जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हो, जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हो, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और विश्व के जो बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है, भूमि के मध्य होने की वजह से हम कह देते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसी का तीसरा जो नाम है वो क्या है, विषुवत रेखा है। मैंने आपको कहा विश्व के अंदर टोटल जो 180 हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। इस रेखा ने क्या किया, विश्व को 2 भागों में बांट दिया। ये जो नीचे वाला जो भाग है इसे हमने क्या कह दिया, दक्षिणी गोलार्ध। इस भाग को हमने क्या कहा, तो देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया, ये जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये विश्व को 2 अलग अलग गोलार्धों में बांट देती है। इसने ये जो नीचे वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और इसके ऊपर वाला जो ये भाग है इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। मेरी बातों को अच्छे से समझना, ये आपको काफी काम देगा, कहीं पर भी पढ़ो किसी भी चीज को। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ने विश्व को 2 गोलार्धों में विभाजित कर दिया। हमने एक गोलार्ध को क्या कहा, दक्षिणी गोलार्ध, और एक गोलार्ध को हमने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध। मैंने क्या कहा, अक्षांश कितनी है, 180। इस 0 डिग्री ने क्या किया कि इस 0 डिग्री ने इसे 2 भागों में बांट दिया, यानी 180 को हमने 2 भागों में बांटा, कितना कितना आया, 90। यानी 90 ही अक्षांश रेखाएं हमारी उत्तरी गोलार्ध में हैं, और 90 ही अक्षांश रेखाएं हमारी इस प्रकार से कौन से गोलार्ध में हो गई, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। अब समझो भी 90 तो यहाँ पे है हमारी, और 90 ही हमारी अक्षांश रेखाएं किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। जो उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है, उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, उन अक्षांश रेखाओं को कहा जाता है उत्तरी अक्षांश रेखाएं। उन अक्षांश रेखाओं को क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसी प्रकार से जो रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है उन्हें हम क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। क्या इतनी बात समझ में आई, दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब मेरी बात सुनो, विश्व के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, आप नाम क्या लगाते हो उस नाम को ढंग से पढ़ो। आप एक तो पढ़ते हो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, एक हम क्या पढ़ते हैं इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये नाम तो सुने होंगे, एक का तो नाम होता है, दोनों का है तो एक ही। ये तो है 23.5 ही, ये भी कौन सी है 23.5 ही, पर दोनों में फर्क क्या है कि इसे तो हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री कौन सी, दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि दक्षिण में खींची गई है। और जो 23.5 डिग्री उत्तर में है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। या इसे हम और बड़ा बना लेते हैं। इस पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो देखो, ये सारा मिटा देता हूं। जैसे कि मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर देखो भी, ये हमारा क्या है, विश्व है।
विश्व के अंदर हमने क्या कहा कि विश्व के बीचों बीच, यहां बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसे हमने नाम क्या कह दिया, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे हमने क्या कह दिया, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एक नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, बाकी आपको अभी लिखाए थे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मैंने क्या कहा, इस 0 डिग्री ने विश्व को 2 भागों में बांट दिया। नीचे वाले भाग को तो हमने क्या कहा, दक्षिणी गोलार्ध, इसको तो हमने क्या कहा, दक्षिणी गोलार्ध नाम दिया, और ऊपर वाले को हमने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध। यही 2 नाम दिए मैंने अभी। मैंने जो आपसे यहां पर एक बात कही कि भी इन दोनों गोलार्धों के अंदर जो उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं वो सारी अक्षांश रेखाएं क्या कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। जो हमारी इस गोलार्ध में जितनी अक्षांश रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं क्या कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी। यही बताया मैंने। चलिए भाई, इसी प्रकार से मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, कौन से गोलार्ध में, इस दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये इस प्रकार से, ये सारी क्या कहलाएंगी, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएंगी। ये सभी क्या कहलाएंगी, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएगी, है ना। ये बात की हमने। चलो भाई, अब देखो मैंने क्या कहा कि हमारे इस गोलार्ध के अंदर एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसी प्रकार से एक रेखा यहां से गुजरती है, इसे हम क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये तो आपकी 23.5 डिग्री कौन सी हो गई, दक्षिणी अक्षांश रेखा हो गई ना। ये आपकी कौन सी होगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई। ठीक है, यहां तक समझ पाए इस बात को। अब देखो, इसी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को तो क्या कहा जाता है, मकर रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और इस रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और इस रेखा को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा के भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा। ये तीनों अलग अलग है, ध्यान रखना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तो क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब मेरी बात का प्रश्न आप अपने दिमाग में बनाइए, क्या मकर रेखा भारत के किसी भी भाग से गुजरती है? कभी आपने पढ़ा? बिल्कुल सही हो आप, नहीं गुजरती है। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये बात सुनी है ना आपने, 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो आपके जहन में होना चाहिए कि भी 23.5 डिग्री, और गुरुजी बोल रहे हैं कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। इसका मतलब क्या है कि भारत इस रेखा के ऊपर है, भारत आधा इस रेखा के ऊपर है और भारत आधा इस रेखा के क्या हो गया, नीचे हो गया। बात समझ में आई? अरे क्या कहा मैंने कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो 23.5 डिग्री न तो ये है न ये है ना। 23.5 डिग्री ये तो मकर है, ये भूमध्य है। और हम किसकी बात करें, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, तो हमने कह दिया मध्य से गुजरती है, तो आधा भारत इसके ऊपर और आधा भारत इसके नीचे हो गया। बात समझ में? तो पहला ही बात, भारत किस विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? अब आप बता सकते हो मुझे, भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? क्या भारत दक्षिणी गोलार्ध में है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो मैंने अभी क्या कहा कि इस भूमध्य रेखा के द्वारा विश्व को 2 गोलार्धों में बांट दिया गया। इस भूमध्य रेखा ने विश्व को कितने गोलार्धों में बांट दिया? 2। ऊपर वाला तो कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। ये देखो, ये तो कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। और आप भारत को किस गोलार्ध में दर्शा रहे हो, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित हो गया, हमारा उत्तरी गोलार्ध। क्या ये बात समझ पाए हो आप? अगर समझ पाते हो तो नेक्स्ट पढ़ो। देखो पहली बात, 2 बातें यहां से क्लियर हुई कि एक तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ये बात निश्चित हो गई। दूसरी, भारत कौन से गोलार्ध का हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। अब एक आप कॉमन सेंस चलाकर मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या भारत से कोई भी दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है? सोच लीजिएगा एक मिनट, क्या भारत से कोई भी दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है?
नहीं गुजरती। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने अभी क्या बताया कि इस दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं वो कौन सी अक्षांश कहलाएंगी? दक्षिणी गोलार्ध। और हमारे उत्तरी अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई है वो क्या कहलाती है? उत्तरी अक्षांश। सर आपने ये क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि जब हम भारत की स्थिति व विस्तार पढ़ते हैं तो हम यहां पर भी अक्षांश शब्द का प्रयोग करते हैं और यहां पर भी कौन सा शब्द प्रयोग में लेते हैं? अक्षांश। अब बच्चे ये कहते हैं गुरुजी यहां पे तो ठीक है उत्तरी अक्षांश, ये तो उत्तरी भाग है भारत का इसलिए आपने उत्तरी अक्षांश कह दिया, पर ये वाला भाग तो कौन सा है? दक्षिणी है, तो यहां पर तो दक्षिणी अक्षांश लगना चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि भारत बेटा कहीं पर भी दक्षिणी अक्षांशों में है ही नहीं। भारत कौन से अक्षांशों में है? उत्तरी अक्षांशों में। तो भारत में हमेशा चाहे कोई सी भी रेखा गुजरे वो कौन सी होगी? अब उत्तरी अक्षांश रेखा ही होगी। ये बात ध्यान रखने वाली है। यहां तक क्लियर? अब देखो इसी प्रकार से अगर मैं कहूं तो हमारे विश्व के अंदर जो विश्व के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन से नाम से? जहां से विश्व का समय जोन चलता है, ग्रीनविच रेखा। ये हमारे विश्व जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींची गई है। किस ओर? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण विश्व के बीचों बीच एक समय रेखा खींची गई है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री। अब मैंने इसके आगे ध्यान रखना, इस 0 डिग्री के आगे न तो मैंने पूर्वी लगाया है न पश्चिमी लगाया। ये क्या है? 0 डिग्री मध्य माहन रेखा, मध्य माहक रेखा, जिसे आप कहते हो। इसी रेखा को क्या कहते हैं हम? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अरे इसे 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री मध्य माहक रेखा या ग्रीनविच रेखा, जहां से विश्व का क्या चलता है? समय जोन चलता है। अब इस 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा ने क्या किया कि फिर से देखिए अगर आप इस बात को भूल जाइए अक्षांशों को। अब इसने क्या कर दिया कि विश्व को 2 गोलार्धों में विभाजित कर दिया, एक तो इसके इधर वाला भाग और एक इसके इधर वाला भाग। इस भाग को तो हम क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। इस भाग को हम क्या कहेंगे? पश्चिमी, क्योंकि ये पश्चिम में आ गया। अब देशांतर रेखाएं यहां से इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से मिलती हुई देशांतर रेखाएं गुजरेंगी। ये आपकी देशांतर रेखाएं होंगी, ऐसी खींची जाएंगी देशांतर रेखाएं। ये इस प्रकार से चलती जाएगी, ये ऐसे देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। अब जितने भी इस भाग के अंदर जो देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, ये हमारा कौन सा भाग है? पश्चिमी। तो इसमें जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। और जितनी भी रेखाएं इस वाले भाग में जो ऐसे प्रकार से खींची जाएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्व में होने की वजह से ये क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतर रेखाएं। ये क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब आपने एक बात सुनी होगी कि भारतीय समय जोन जो है, भारत का जो समय जोन है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। कौन सी से लिया गया है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत का जो समय जोन है वो किससे लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो आप एक बात मेरी ध्यान से सुनो और समझो आप खुद। देखो बेटा, पूर्वी देशांतर वो शब्द लिख रहा है, तो मैंने अभी क्या कहा कि इस भाग में जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर रेखाएं कहेंगे। और इस भाग में जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। और भारत का समय अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है बीच में से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत फिर कौन से देशांतरों का हिस्सा है? पूर्वी देशांतरों का। क्या भारत को यहां बना सकते हैं? यहां बनाया तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो कौन सी देशांतर है? पश्चिमी देशांतर है। और भारत किन देशांतरों का हिस्सा है? पूर्वी देशांतरों का हिस्सा है। तो अब इन सभी चीजों को जानने के बाद में आप मुझे एक बात बताइए। देखो आपने रीजनिंग का पॉइंट पढ़ा होगा, अगर मैं यहां से मिटा रहा हूं कुछ चीजें आपको समझाने के लिए, चलो ये मैं मिटाता हूं। एक बार देखिए छोटा सा, आपने एक रीजनिंग का मैप पढ़ते हो कि भी ये हमारी कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। ये कौन सी भाई? दक्षिण। और ये कौन सी? पश्चिम। और ये कौन सी? पूर्व। और इन उत्तर और पश्चिम उत्तर और पूर्व के मध्य जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी भाग। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी दिशा। इसी प्रकार से आपके दक्षिण पूर्व के बीच में जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिमी भाग।
ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी, और ये वाला क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिमी। तो अब एक बात देखो, ये विश्व का केंद्र बीचों बीच, ठीक है ना, ये विश्व का बीचों बीच के अंदर ये हमारा भारत, तो ये कौन सी दिशा बनी, ये कौन सा गोलार्ध बना विश्व का, चार टुकड़े बन गए, एक ये टुकड़ा विश्व का, एक ये और एक ये, और ये भारत यहाँ पे आ गया, यहाँ पर अंकित है। तो मुझे ये बताइए ये दिशा कौन सी बनी, यानी मैं भारत को अगर यहाँ बनाऊं तो ये कौन सी दिशा है, उत्तरी पूर्वी दिशा। तो हम क्या कहेंगे कि भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है, भारत विश्व के किस गोलार्ध में हो गया, अरे ये गोलार्ध हमारा कौन सा हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर भारत यहाँ होता तो हम क्या कहते, ये आपका दक्षिण और ये पूर्व भाग क्या कहते, भारत दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत यहाँ होता तो आप क्या कहते, भारत दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। पर भारत की स्थिति है कहाँ, उत्तर और पूर्व में, इसलिए भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सुनिएगा, रिपीट करता हूं, आपको इतना मैटर में से क्या याद रखना है, हमें क्या याद रखना है गुरुजी, चलो आपको क्या याद रखना है उस बात की मैं बात करता हूं। सबसे पहले भारत विश्व के किन अक्षांशों में स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। भारत विश्व के किन देशांतरों में स्थित है, तो आप क्या कहोगे, पूर्वी देशांतरों में स्थित है। भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप क्या कहोगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। अब प्रश्न को ढंग से समझना, अगर वो आपसे ये कह रहा है भारत विश्व के किन अक्षांशों में स्थित है, तो आप क्या कहोगे, उत्तरी अक्षांशों में। कौन से अक्षांशों में है, उत्तरी अक्षांशों में। मैंने क्या कहा, यहां पर जो अक्षांश होंगे वो क्या होंगे, दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार से आपसे वो पूछ रहा है भारत विश्व के किन देशांतरों में स्थित है, तो भारत विश्व के किन देशांतरों में हो गया, पूर्वी देशांतरों के अंदर। क्या समझ पाए आप इतनी बातों को, चलिए अगर समझ पाए तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसके बाद में ये तो होगी भारत की विश्व में स्थिति। तो भारत की विश्व की स्थिति के अंदर हम जो 5 लाइनें जो हमें यहाँ पर लिखनी है, अगर पॉइंट ऑफ नोट में लगाकर लिखूं तो देखो हम क्या क्या लिख सकते हैं कि भारत की विश्व में स्थिति के अंदर सर लिखित में करवा दीजिए, चलो लिखित में देख लो एक बार इसको, फिर हम आगे बढ़े इसी पॉइंट को लेकर। देखिएगा, हम भारत की विश्व में स्थिति पढ़ रहे हैं और हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। लिखने की अगर बात करें तो 5 लाइनें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन सी 5 लाइनें हैं, तो सबसे पहले हम कहेंगे भारत विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलो पहली लाइन आपकी कंप्लीट, भारत विश्व के कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी लाइन क्या लिखोगे आप कि भारत विश्व के उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। भारत विश्व के किन अक्षांशों में स्थित है, उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। इसी प्रकार से भारत विश्व के कौन से भाग में, कि भारत विश्व के पूर्वी देशांतरों में स्थित है। कौन से देशांतरों में स्थित है, पूर्वी देशांतरों में स्थित है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप कह सकते हो भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। गोलार्ध अगर आपसे पूछा जाए तो गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है। यहां पर ध्यान रहे उत्तरी पूर्वी दिया हुआ है तो सबसे अथॉरिटिक तो यही माना जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई भाई, 4 बातें जो भारत से आपको विश्व के संदर्भ में पूछी जाती है। कर लीजिए इसको नोट, इसके बाद में आगे बढ़े। ये तो हो गया हमारा भारत विश्व में। अगर हम अब बात करते हैं, इसी क्लास को थोड़ा सा आज के दिन में और आगे बढ़ाते हैं, भारत की स्थिति को देखते हैं। भारत की खुद की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति क्या है। भारतीय खुद की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति की अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये हमारा जैसे तैसे बन जाए, अगर हम बात करें ये जैसे हमारा भारत हो गया, भारत की अगर हम स्थिति देखते हैं तो हमसे 2 प्रकार से स्थिति पूछी जाती है। एक तो भारत की क्या अक्षांशीय स्थिति क्या है, दूसरी भारत की क्या देशांतरीय स्थिति क्या बनती है। तो हम अगर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियों की बात करते हैं तो देखिएगा भाई, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय। अब देखो यहाँ पर भारत के पड़ता है
अंडमान निकोबार। ये तो भारत का हो गया कौन सा भाग, मुख्य भाग। और यहाँ पर भारत के क्या पड़ता है, लक्षद्वीप। यहाँ पर जो भारत का जो भाग फैला हुआ है वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। ये जो भाग है ये कौन सा है आपका, लक्षद्वीप, ये भारत का ही हिस्सा है। और ये जो भारत का भाग है ये कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सभी ने पढ़ा होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये हमारे भारत के दो द्वीप, एक इधर से लक्षद्वीप और इधर से आपका कौन सा, अंडमान निकोबार। अब देखो हमसे क्या पूछा जाता है, सबसे पहले देखिए कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। भारत की अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो भारत की अक्षांशीय स्थिति, एक तो ये जो भारत है, मुख्य भूमि का जो भारत है, जो आपको यहां से लेकर यानी यहां से लेकर भारत के उत्तर से लेकर जो ये भारत का जो दक्षिणतम भाग है, ये तो हमारी कौन सी होगी, मुख्य भूमि। मुख्य भूमि से सर आपका क्या मतलब है, यानी भारत की वो भूमि जहां पर लोग निवास करते हैं, जहां पर जलीय सीमा नहीं, जो भारत की मुख्य स्थलीय भाग है वो पूरा का पूरा। ये जो आपका भाग है द्वीप, ये द्वीप क्यों लगा, क्योंकि जलीय राशियों के बीच में स्थित है। ये कहां है, जलीय राशि, यानी यहां पर हमारे बंगाल की खाड़ी है और उस बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे द्वीप है जिनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप। इसी प्रकार से इधर आपके क्या है, अरब सागर फैला हुआ है भारत के, इधर क्या है, अरब सागर। और अरब सागर में जो छोटे छोटे द्वीप है उन्हें मिलाकर क्या नाम दिया गया है, लक्षद्वीप दिया गया है। अगर हम बात करें, एक तो ये हमारे मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार और एक संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से लिया जाएगा, इन द्वीपों के सहित लिया जाएगा। हमसे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि एक तो सीधा ही पूछ लेता है कि भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, और एक आता है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो प्रश्नों को हम गलती से थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ा तो हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। सुनिएगा, अगर हम बात करें, मैं इधर बना देता हूं अगर वहां नहीं दिखा, देखो भाई हमसे दो प्रकार के अक्षांश है, यानी एक तो भारत का ये जो मुख्य भूमि का है और एक भारत के नीचे थोड़ा सा ये जो भाग चला जाए, यहां पर हमारा कौन सा आ गया, द्वीप हो गया। अक्षांशीय विस्तार दो जगह से हमारे प्रारंभ हुए, यानी एक तो अंडमान निकोबार के नीचे वाले भाग से और एक यहां से तमिलनाडु जो हमारा राज्य पड़ता है यहां से। तो देखो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि मुख्य, यहां सबसे पहले बात करें संपूर्ण भारत का, तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट, इसे तो बोलता जाता है डिग्री और इसे हम क्या कहेंगे, मिनट। ध्यान रखना, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशों से प्रारंभ होकर, कहां से, उत्तरी अक्षांशों से प्रारंभ होकर 37 डिग्री, यानी भारत का ये जो बिल्कुल ऊपर वाला भाग है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत फैला हुआ है। 6 डिग्री 4 मिनट, यानी यहां से जो भारत की अक्षांश रेखा गुजरती है वो कौन सी है, 6 डिग्री 4 मिनट। और भारत के यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरती है ये वाली कौन सी है, 37 डिग्री 6 मिनट। ये कौन सी है, 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो है भारत की मुख्य, संपूर्ण भारत का, ये तो क्या है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि का, तो आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको अब यहां पे आ जाना है और यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री बढ़ा देना, 8 डिग्री 4 मिनट कर देना। अब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशों से लेकर कहां तक हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, चाहे वो मुख्य भूमि का पूछे चाहे संपूर्ण भारत का पूछे। सिर्फ बदलाव कहां होगा, यहां पर, क्योंकि मुख्य भूमि भारत की यहां पर खत्म हो गई और जो जलीय सीमा है भारत की वो यहां तक है, द्वीपों की। इसलिए भारत के 2 अक्षांशीय विस्तार बनते हैं। दोबारा से अच्छे से सुन लीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप कहोगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशों से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत फैला हुआ है। क्लियर है। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप क्या कहोगे कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशों से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत फैला हुआ है। क्लियर है मेरी बात। अब मेरी बात को सुनो, एक तो हमसे ये विस्तार पूछ ले, फिर बिंदुओं में विस्तार पूछा जाता है सॉरी भाई, किसमें, बिंदुओं में, कि भारत का बिल्कुल उत्तरतम बिंदु कौन सा है। जैसे कि मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी में भी आपको बताया था, राजस्थान में यहां पर मैंने आपको बताया था कोणागांव, हिंदुमल कोट तहसील, श्री गंगानगर जिला। और इसी प्रकार से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है,
अब प्रश्न क्या लगेगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यही होगा क्योंकि ये मुख्य भूमि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो यहां पर आ जाएंगे फिर हम, यानी दक्षिणतम बिंदु भारत के 2 हैं, पर उत्तरी बिंदु में कोई चक्कर नहीं है, वो सेम का सेम रहेगा जो है वो, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात को, देखो भाई, जब हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का दक्षिणतम, शब्द लग गया भारत का दक्षिणतम, अब उसने न तो मुख्य कहा न संपूर्ण कहा, उसने तो ये कह दिया भारत का दक्षिणतम, तम भी लग गया ना, तो इसके बाद में भारत की कोई भी सीमा नहीं बचनी चाहिए। मतलब वो ये पूछ रहा है हमसे, नीचे वाला बिल्कुल, भारत का बिल्कुल जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, भारत का जो बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। चलिए अगर हम इसे देखें इंदिरा पॉइंट को, इसी इंदिरा पॉइंट जो हमारा कहां पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, यहां पर जो भारत का बिल्कुल लास्ट जो बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और इसी इंदिरा पॉइंट को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इंदिरा पॉइंट, इसी इंदिरा पॉइंट को आपके कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को हम क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसी बिंदु को क्या कहा जाता है, पार्सन पॉइंट, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा पॉइंट कह दो, पिग्मेलियन पॉइंट कह दो, या क्या क्या कह दो, पार्सन पॉइंट। ये भारत के अंदर है, भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु। अब आपसे पूछ रहा है वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत की मुख्य भूमि यानी यहां, और यहां की अगर मैं बात करूं तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, कन्याकुमारी। अरे कन्याकुमारी, ये तो काफी अच्छे से याद रख लोगे ना, कन्याकुमारी याद रख लेना, ठीक है, कुमारी ना याद रहे तो कुमारी याद रख लेना, कन्याकुमारी। और ये जो कन्याकुमारी है ये आपको कहाँ मिलेगी भाई, तमिलनाडु में जाना पड़ेगा। कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखना तमिलनाडु। और तमिलनाडु के अंदर ये आपकी क्या पड़ती है, कन्याकुमारी पड़ती है। ये भारत का क्या सा बिंदु हो जाएगा, दक्षिणी बिंदु। ये पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु। और इसी प्रकार से भारत का उत्तरी बिंदु, और उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा जी को कॉल कर देना, क्या कर देना, इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल जो है आपका ये कहां पड़ता है, J&K के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना। तो भारत का, रिपीट करता हूं मैं, भारत का दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट है कहां, तो अंडमान निकोबार द्वीप में। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु तो कन्याकुमारी, और कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। भारत का उत्तरी बिंदु तो कॉल कर लेना इंदिरा जी को, यानी इंदिरा कोल, उत्तरतम में इंदिरा कोल, और कहां है, जम्मू कश्मीर में। अब इसी प्रश्न को सुनना, मैंने आपको अक्षांशों में विस्तार बता दिया, मैंने आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु से लेकर उत्तरी बिंदु तक विस्तार बता दिया। इसी को वो आपसे पूछ लेगा, भारत दक्षिण से लेकर, उत्तर से लेकर दक्षिण कितना लंबा फैला हुआ है, भारत की लंबाई कितनी है, विस्तार। तो लंबाई का ध्यान रखना, भारत 3214 किलोमीटर क्या है, लंबा फैला हुआ है। भारत 3214 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, ठीक है ना। भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर भारत की क्या है, लंबाई है। ये तो हमारे सारे पॉइंट कौन से हो गए, अक्षांशीय विस्तार को लेकर। अब लास्ट का पॉइंट आज की क्लास का हम उठाते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार, फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। भारत का ये तो था आपका अक्षांशीय विस्तार, मैं इसे हटा रहा हूं। अब हम यहीं से लेते हैं भारत का कौन सा, आपका देशांतरीय विस्तार। उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आ रही होगी, काफी अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। अब भारत का कौन सा पॉइंट आते हैं हम, देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार की अगर बात करते हैं तो भारत के यहां से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, और भारत के अंदर लास्ट में यहां से कौन सी देशांतर, यानी भारत के बिल्कुल पूर्व से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, और भारत के बिल्कुल पश्चिमी भाग से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। तो चलो सोच लीजिए, आप इसका आंसर बनाइए एक बार अपने दिमाग में, फिर बात करते हैं कि भारत के बिल्कुल हमारे पश्चिम में कौन सी देशांतर है और पूर्व में कौन सी है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर जो हमारी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सी है, 68 डिग्री 17 मिनट। और अब हम क्या लगाएंगे इसके आगे, पूर्वी देशांतर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पूर्वी देशांतर। ये मत कर देना कि सर ये पश्चिमी भाग है तो पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं लगा रहे हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था, भारत विश्व के
पूर्वी देशांतरों में स्थित है, बताया था ना। तो यहां पर भी पूर्व लगेगा और उधर भी क्या लगेगा, पूर्व लगेगा। 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का विस्तार प्रारंभ होता है और 97 डिग्री, कौन सी डिग्री भाई, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य, पूर्वी देशांतरों के मध्य भारत क्या है, फैला हुआ है। पढ़िए एक बार, 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों से क्या हुआ, विस्तार प्रारंभ, और कहां तक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों तक फैला हुआ है। अब आइए, भारत का सरजी बिल्कुल पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का सरजी बिल्कुल पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो सुनिएगा मेरी बात, भारत का बिल्कुल जो पूर्वी बिंदु है वो है कबिथु गांव, कबिथु, कबिथु, और यहाँ पर जो हमारा राज्य पड़ता है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का बिल्कुल पूर्वी बिंदु कौन सा है, कबिथु, और कबिथु कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और भारत का बिल्कुल जो पश्चिमी बिंदु है ये वाला, ये कौन सा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, गौर कर लेना, गौर से पढ़ लेना, गौर माता है यहाँ पर, कौन सा है, गौर माता। और ये गौर माता कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात के अंदर, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अब मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पर आपको अलग अलग मिल सकते हैं, कहीं कुछ बुकों में लिखा हुआ है इसी को गोहार माता, इसी को क्या लिख रखा है, गोहार माता, कहीं पर इसको राजक्रिक भी लिख रखा है, राजक्रिक। तो जो अथ्योटिक माना गया ना वो कौन सा माना जाता है, गौर माता। और गौर माता गुजरात, भारत का बिल्कुल पश्चिमी पॉइंट है। भारत का बिल्कुल पूर्वी बिंदु कौन सा है, कबिथु, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब सुनिए, इसी को थोड़ा सा मैं और टाइम लूंगा इसमें आपका, क्या भारत का सर फिर ये भी तो बता दीजिए, भारत का पश्चिम से पूर्व में विस्तार कितना है, भारत कितना चौड़ा फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व भारत कितना चौड़ा फैला हुआ है। जैसे कि हमने कहा था भारत की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, वैसे ही भारत की चौड़ाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर भारत क्या है, चौड़ा फैला हुआ है। कॉमन सेंस सी बात। लास्ट प्रश्न मेरा आपसे है, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर डालिएगा। भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है, प्रश्न दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है। और दूसरा प्रश्न मेरा है, भारत में सर्वप्रथम सूर्यास्त भी कहाँ होता है, भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है, भारत में सर्वप्रथम सूर्यास्त कहाँ होता है। इन सब की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई हो, हमारी टीम का कार्य अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।